हाँ, नमस्कार। और आज बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन पे हम लोग मिल रहे हैं। रामनिवास मौर्य जी, एक बार मैं चाहूँगा आप सभी लोग, जितने भी लोग जुड़ गए हैं, तो इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को शेयर कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचेगी। जी, 2-3 मिनट का इंतज़ार कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग थोड़ा जुड़ जाएंगे और फिर मैं अपनी कुछ बातें रखूँगा। मुश्किल से हम 10 से 15 मिनट इस सेशन में रहेंगे। चंदन जी, अंकुर जी, रामनिवास मौर्य जी, आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को आज भले ही बहुत लेट हुआ है, लेकिन 8वें पे कमीशन के गठन की आप सभी को हार्दिक बधाई। लेट हुआ है लेकिन हुआ है कम से कम, जहां लोग ये कह रहे थे कि कुछ होगा ही नहीं। अब्दुल रशीद जी, स्वागत है आप सभी साथियों का। एक बार शेयर कर देंगे आप लोग तो ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएंगे हम। 2-3 मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात करना है। आप सभी जानते हैं कि 9 नवंबर को हम लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरानी पेंशन बहाली और 8वें पे कमीशन के गठन को लेकर के एक बड़ा धरना प्रदर्शन रखा हुआ है। और इस धरना प्रदर्शन की तैयारी 13 अप्रैल से चल रही है। 13 अप्रैल को हम लोगों ने ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के उत्तर प्रदेश चैप्टर का ऐलान किया था लखनऊ में। तकरीबन 300 लोगों के साथ हमने वो सम्मेलन किया था और उसी दिन हमने अक्टूबर के लास्ट में ये सम्मेलन करने का निर्णय लिया था। दिल्ली में जो हमारा एजुटेशनल प्रोग्राम है या प्रोटेस्ट कह लीजिए, उसको हम लोगों ने अक्टूबर के लास्ट में रखा था। अक्टूबर लास्ट में बहुत सारे त्यौहार थे, छठ, दिवाली, भैया दूज, तमाम त्योहारों के चलते तो उसे अक्टूबर में ना रख करके उसको 9 नवंबर फिक्स किया गया था। और जब हम लोगों ने 9 नवंबर को ये रैली रखी थी, उस समय तक दिल्ली में कोई भी रैली नहीं थी। केवल एक रैली थी और वो थी 1 मई को। इसके अलावा कोई रैली नहीं थी। दूसरी रैली हमने नवंबर में रखी थी। पे कमीशन हमारा ज्वलंत मुद्दा है, तो हमने इसमें 2 एजेंडे रखे थे, एक ओल्ड पेंशन स्कीम और दूसरा 8वां पे कमीशन। 2 ही मुद्दे थे हमारे पास। बीच में ये टीईटी आ गया, टेट की अनिवार्यता वाला सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। बहुत सारे साथियों ने कहना शुरू किया, हम पहले भी कह रहे थे, मैं आज फिर कह रहा हूं कि केवल और केवल शिक्षकों के किसी यूनिफॉर्म मुद्दे पर मैं किसी आंदोलन का नेतृत्व करना ना तो तब चाहता था ना अब चाहता हूं। एकदम साफ कह रहा हूं, हमारा मुद्दा केवल शिक्षक न कल थे न आज है। टीटी मुद्दे को तो हमें मजबूरन शामिल करना पड़ा, क्योंकि हमारे साथ ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन उत्तर प्रदेश एक शैक्षिक जन आंदोलन चला रहा है उत्तर प्रदेश में। उनकी विशेष अपील थी कि भाई हम इस मुद्दे को भी शामिल कर लें, और वो भी तब जब कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। अगर शिक्षकों के मुद्दे पर कोई आंदोलन केवल और केवल टीटी की अनिवार्यता के खिलाफ आरटीई एक्ट से पहले अगर कोई भी संगठन आंदोलन कर रहा है तो हमें उसमें आगे मतलब जो है अलग से आंदोलन करने की ना कल जरूरत थी ना आज है। लेकिन अभी तक 9 नवंबर तक कोई आंदोलन था ही नहीं। 1 मई का आंदोलन था, इसके अलावा कोई आंदोलन नहीं था। 1 मई का जिसका भी आंदोलन था वो किस वजह से टला, वो हम ना तो हमें जानकारी है और ना ही वो हमारा विषय वस्तु है। दूसरी बात यह है कि पेंशन मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पर किसी का कोई पेटेंट नहीं है कि भैया पेटेंट हो गया वही लड़ेगा। तो ये भी मतलब जो है अपरिपक्वता की निशानी है। जब केवल एक ही आदमी लड़ता है तो वो जो ऐसा करेगा, अच्छा करेगा तो अच्छा, और कहीं बुरा कर दिया तो बुरा हो जाएगा, फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन को शायद लोगों ने गंभीरता से लिया ही नहीं जब उसने 9 नवंबर का धरना रखा था। नहीं लिया गंभीरता से कोई बात नहीं। हम लोग लगातार मुंबई, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, कल्याण, बनारस, सहारनपुर,
चंडीगढ़, श्रीनगर, हमने कम से कम अप्रैल से लेकर के अभी अक्टूबर तक हमने करीब करीब 15 सम्मेलन किए, अलग अलग जब पूरे देश में किए। त्रिपुरा भी इसमें शामिल है, अगरतला भी शामिल है, ईटानगर भी शामिल है। तो पूरे देश में करीब करीब 15-16 हमने सम्मेलन किए और हर जगह हमने एक ही बात रखी कि भाई 9 नवंबर को दिल्ली चलना है। मुद्दा है हमारा पे कमीशन और ओल्ड पेंशन, यही 2 मुद्दे हैं। और तब से लेकर के हम चलते जा रहे हैं और इस बीच कई उतार चढ़ाव आए। इस बीच क्या हुआ कि जब अप्रैल में हमने डिसाइड किया, अप्रैल से पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूं। 18 दिसंबर 2024 को हमने भारत सरकार को पत्र लिखा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को, और उस पत्र के जवाब में हमें दिया गया कि मंत्रालय पहले से ही पे कमीशन को लेकर के संजीदा है, विचार कर रहा है। फिर 15 जनवरी और 15 जनवरी से पहले हम कई टीवी चैनल्स पर पे कमीशन के समर्थन में इसको मुद्दा बनाने के लिए कई टीवी चैनल पर हमने इस बात को रखा, कई लेटर लिखे और जहां कहीं भी हमने सम्मेलन किए उस हर सम्मेलन में पे कमीशन के मुद्दे को हमने उठाया। फलस्वरूप 15 जनवरी को मैं एक टीवी 9 मनी 9 के साथ एक इंटरव्यू में था, मैंने उसमें भी इस मुद्दे को उठाया और मैंने उसमें कहा कि 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि उस समय दिल्ली के चुनाव होने वाले थे, 1 हफ्ते के अंदर पे कमीशन के गठन का ऐलान हो जाएगा। और इत्तेफाक से अगले ही दिन यानी 16 जनवरी को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि 8वें पे कमीशन का गठन किया जाएगा। ये इत्तेफाक की बात थी या हमारी किस्मत की बात थी कि हमने एक दिन पहले इस मुद्दे को टीवी पे शेयर किया, लाखों लोगों तक बात पहुंची और अगले दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया है। मैं ये कहूंगा कि हमारी किस्मत की बात थी कि ऐसा हुआ। लेकिन ये मैं फिर कहूंगा कि उस समय तक भी पूरे देश में हमारे संगठन के अलावा पे कमीशन के मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा था और मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी कोई बात कर रहा हो, मुझे तो नहीं दिखता है। ओपीएस और टीटी तो चल रहा है, पे कमीशन नहीं चल रहा था। फिर सरकार इस पर बैकफुट पर पे चली गई, कई महीने लगा दिए, धीरे धीरे अप्रैल, मई, जून, जुलाई बीतने लगा। जून में भारत सरकार ने यूपीएस में एक बदलाव किया, डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओपीएस वाला विकल्प लागू किया, ग्रेच्युटी वाला विकल्प लागू किया, लेकिन पे कमीशन पर कुछ नहीं बोली। हम लोग लगातार जितने सम्मेलन करते रहे उसमें पे कमीशन और 9 नवंबर के आंदोलन में दोनों मुद्दे हैं, इसको खूब जोर शोर के साथ उठाते रहे। 1 अक्टूबर को देश के 100 शहरों से एक साथ हमने हजारों की तादाद में गुब्बारों पर अपना संदेश लिख करके छोड़ा कि माननीय प्रधानमंत्री जी 8वें पे कमीशन और ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ ध्यान दें। 8वें पे कमीशन को गठित करने का फैसला आपके नेतृत्व में माननीय अश्विनी वैष्णव जी द्वारा सुनाया गया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस पर। तो 7 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को हमने ये प्रोग्राम किया और 7 अक्टूबर को हमें पेंशन सेक्रेटरी श्री वी श्रीनिवास जी से मिलने के लिए बुलाया गया। हम लोग मिलने के लिए गए, हालांकि वहां पर हमारा मेन मुद्दा एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस था। उन्होंने पूछा कि भाई यूपीएस में आप लोग क्यों नहीं जा रहे हो, तो हमने बताया कि भाई यूपीएस में ये प्रॉब्लम है, वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन नहीं है, अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बात, कर्मचारी का अंशदान आप ले रहे हो तब जाकर के आप 50% पेंशन देने की व्यवस्था कर रहे हो और वो भी 25 साल की नौकरी की बंदिश है उसमें। तो ये जब तक कमियां दूर नहीं होती तो कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चयन नहीं करेगा। ये समस्या, ये कमियां आप दूर कर दीजिए, हम यूपीएस ले लेंगे, हमारे लिए यूपीएस ही ओपीएस बन जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। उस मुद्दे पर ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस के अलावा हम लोगों ने उसमें बात करी कि सरकार ने कहा था कि 8वां पे कमीशन गठित करेंगे, अभी तक नहीं किया। तो उन्होंने हालांकि बोला कि देखिए हमारा मुद्दा चूंकि है नहीं, ये मुद्दा फाइनेंस का है, लेकिन हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पर कोशिश कर सकते थे हमने कोशिश की। 7 अक्टूबर को खैर कुछ नहीं हुआ, पे कमीशन के मामले में कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने 26 अक्टूबर को, अभी 2 दिन पहले, ट्विटर पर कैंपेनिंग की 8वें पे कमीशन के गठन और ओपीएस के लिए 9 नवंबर दिल्ली चलो। और कल रात को हमने अपने साथियों के बीच मैसेज भी भेजा। शिवम पांडे, मेरा सुझाव इंडिविजुअल कॉर्पस से कर्मचारी का हिस्सा और उस पर मिला लाभांश के रिफंड के संदर्भ में है। आपका मुझे मैसेज पहले भी मिल गया था
और इस पर मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा। हम अपना अंशदान निकालेंगे, ब्याज सहित निकालेंगे और उसके बाद 50% पेंशन की गारंटी लेंगे। ये बिल्कुल साफ है, इसमें कोई डाउट वाउट नहीं है, एकदम क्लियर कट है। 26 अक्टूबर को भी हम लोगों ने कैंपेनिंग की, ट्विटर पर कुछ मिलियंस में हम लोगों ने ट्वीट किया। हालांकि वो ट्रेंडिंग में, टॉप ट्रेंडिंग में नहीं आया। टॉप ट्रेंडिंग बहुत मुश्किल हो गया। अब दुनिया भर की मतलब जो है मैट्रिक्स लग गई है, तमाम चीजों को कंसीडर नहीं करता है ट्विटर। खैर, लेकिन हमने आवाज उठाई, पीएमओ को टैग किया, फाइनेंस मिनिस्टर को टैग किया और कार्मिक मंत्री जी को टैग किया उसमें। खैर, जो भी हो, आज पे कमीशन के कम से कम आधिकारिक गठन का ऐलान हुआ है। ये खुशी की बात है, हम सरकार को धन्यवाद भी देंगे। लेकिन इसमें जो पे कमीशन के गठन का ऐलान हुआ है, इसमें 2-3 बातें अभी भी हमें बहुत अखर रही हैं। जो पहला मुद्दा इसमें एक लिखा है कि 18 महीने में इसकी रिपोर्ट देगा पे कमीशन। तो कहां तो सरकार बात कर रही थी कि इजी गवर्नेंस है, स्विफ्ट गवर्नेंस है, हम 200 दिनों में पे कमीशन की संस्तुतियों को लागू कर देंगे। तो वो चीजें कहां चली गई? अभी भी हमारा इस पर एक विरोध है कि भाई ये 18 महीने में आप करोगे तो इसका मतलब हो गया कि मार्च अप्रैल 2027, और पिछले जो 1.5 साल का जो एरियर होगा उसमें हमें एचआरए का कोई लाभ नहीं मिलेगा। एचआरए का एरियर नहीं मिलता है, हम लोगों का नुकसान होगा। तो सरकार का अगर मन साफ है, सरकार की अगर नीयत साफ है, तो इसको जल्दी करे। 18 महीने का वक्त नहीं है लोगों के पास। तो एक तो हमारा इस पर अभी भी ऑब्जेक्शन है, और एक और ऑब्जेक्शन है इस पर कि बेसिकली ये मोटा मोटा एक ऑब्जेक्शन है हमारा इस पे कि 18 महीने ये बेतुका है कि 18 महीने में रिपोर्ट देगी, फिर सरकार उसकी रिपोर्ट को कब मानेगी, नहीं मानेगी, या कितना मानेगी, कितना नहीं मानेगी। ये सारी इसमें चीजें हैं जो छुपी हुई है। दूसरा एक ऑब्जेक्शन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा जब पे कमीशन का गठन करती है तो उसमें लिखती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाई सेंट्रल पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और सेंटर ऑटोनोमस, और उसमें सेंट्रल यूनियन टेरिटरी छोड़ देती है, यानी कि केंद्र शासित राज्य। अब दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है, देश की राजधानी है। तो अभी तक जितने भी पे कमीशन गठित हुए हैं, तो सरकार चूंकि जेसीएम के साथ बातचीत करती है, जेसीएम मतलब जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार करता है, और उस जेसीएम में यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के लीडरान की उसमें सहभागिता नहीं होती, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, जिनमें तकरीबन 40 से 50 हजार तो केवल टीचर्स हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं या फिर एमसीडी के पास काम करते हैं। इतना ही कर्मचारी, इससे बल्कि ज्यादा ही कर्मचारी और भी काम करता है, और एक बड़ा ग्रुप है दिल्ली सरकार, एमसीडी और कुछ जो ऑटोनोमस सेक्टर्स है दिल्ली सरकार के, उनके अंडर में। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के मुद्दों पर बढ़ चढ़ करके केंद्र शासित प्रदेशों की यूनियनें या संगठन काम करते हैं। तो भारत सरकार यूनियन टेरिटरीज को भी इसमें इंडोर्स करे। साथ ही साथ एक हमारा ये कंसर्न है, पहला कंसर्न है कि 18 महीने नहीं, अब 8 महीने भी नहीं बचे हैं, और अगर आप इतना टाइम लोगे तो आपको इस बार एचआरए का भी एरियर पीछे से देना पड़ेगा, आपको ये बदलाव करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि हम फिर कि 9 नवंबर, सच तो ये है कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन का जब हम लोगों ने गठन किया तो देश के तमाम बड़े बड़े नेता हैं, शायद उन्होंने हमें कभी गंभीरता से लिया नहीं, क्योंकि उनके पास प्रदेश के कर्मचारियों का बाहुबल था, जनबल था। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की संख्या भी कम है, पूरे देश में बिखरे हुए 29 लाख तो टोटल है। अगर मैं यूपी की बात करूं तो 14-15 लाख तो अकेले यूपी में काम करते हैं, मध्य प्रदेश में भी 15-16 लाख तो होंगे ही होंगे। आसपास के दिल्ली के जितने भी स्टेट्स हैं, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 30 से 40 लाख कर्मचारी तो दिल्ली के आसपास 4-5 स्टेट्स में ही काम कर रहे होंगे। तो हमारे लोगों की संख्या कम है। हालांकि मैं कभी ये नहीं कहता कि स्टेट्स के एम्प्लॉयज हमारे नहीं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी भीड़ ज्यादा है, उनके लीडर्स के पास संख्या ज्यादा है।
तो अब जब हम लोगों ने 9 नवंबर की कैंपेनिंग शुरू की तो आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्य, मणिपुर को छोड़ करके सभी राज्यों में हमने कमेटी बना दी। आज हमारे पास 18 राज्यों की कमेटी है और टोटल 60 ऑर्गेनाइजेशंस, जिनमें कुछ मान्यता प्राप्त है, कुछ गैर मान्यता प्राप्त है, वो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के साथ आज सहयोगी दलों के रूप में जुड़ करके काम कर रहे हैं। और अभी का जो आलम ये है कि 9 नवंबर का जो प्रोटेस्ट है वो देश का ऐतिहासिक प्रोटेस्ट होने वाला है। ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा होगा कि कम से कम स्टेट्स के एम्प्लॉइज ने ऐसा नहीं सोचा होगा, इतना बड़ा होगा। अब ये खलबली लोगों को इसकी शंका, मतलब इसकी जो है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू हुआ। अब लोगों के अंदर खलबली मचनी शुरू हुई। अब वो जस्टिफाई करेंगे ये 9 नवंबर क्यों कैसे आ गया, 21 नवंबर कैसे। देखो, हमको ना 21 नवंबर से तकलीफ है, न 24 नवंबर से तकलीफ है, न 25 नवंबर से तकलीफ है। हम तो कह रहे हैं 2-4 आंदोलन और होने चाहिए। जितने आंदोलन होंगे उतना ही सरकार बार बार प्रेशर में आएगी और सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। अब एक आंदोलन हुआ, अब अगर आप ये चाहते हैं कि बस एक ही हो, सारे मिलके एक ही करें और उसका एक लीडर हो और वो लीडर जाकर के विपक्ष को पूरा आंदोलन बेच दे, मामला टाटा फिश, खत्म कहानी। पहले भी ऐसा हुआ है, कोई नई बात तो है नहीं, तो पहले भी ऐसा किया गया है। पहले भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसको जाकर के किसी एक पार्टी को बेच दिया गया। और फिर बेचने के बाद क्या हुआ, उस पार्टी ने जब लोकसभा के चुनाव हुए तो जो वोट फॉर ओपीएस चल रहा था, उसने अपने मैनिफेस्टो तक भी नहीं रखा और फिर यही गलती कर दे। तो भाई ये हम गलती नहीं कर सकते, हम अपनी रणनीति से चलते हैं। हम तो कह रहे हैं आप दिला दो, बढ़िया है, हम कुछ तो ले आते हैं, आपके पास तो कुछ है भी नहीं कि आप ये कह सको कि हम कुछ ले आए। हम किसी की आलोचना करना चाहते नहीं, लेकिन अभी हमने कुछ हाल फिलहाल में कुछ वीडियो देखे, कुछ ट्विटर पर, कुछ फेसबुक पर, कुछ व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज चल रहे जैसे लग रहा है कि सबको केवल 9 नवंबर से ही प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि हम सही ट्रैक पर हैं। जब इतने लोग आलोचना करने लग जाए, इतने लोगों को डर लगने लग जाए, तो इसका मतलब हम सही ट्रैक पर, एकदम सही चल रहे हैं। मैं पूरे देश के साथियों से अपील करूंगा कि अगर केवल भीड़ ओपीएस दिला पाती तो ओपीएस आपको कई साल पहले मिल गई होती। केवल भीड़ अगर दिला पाती, मैं फिर कह रहा हूं, भीड़ बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा जरिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भीड़ सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है भीड़। भीड़ के साथ साथ आपके आंदोलन की रणनीति, दशा और दिशा भी ठीक होनी चाहिए। जब वो ठीक होगी, जब आप ये दिखोगे कि आपका आंदोलन किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, तो कम से कम सरकार बात तो करेगी। अब रोज यहां दिल्ली आओ, चिल्लाओ, चिल्ला के वापस चले जाओ, और फिर कोई कुछ लेकर के आए तो उसको क्रिटिसाइज करो कि देखो हम लाते तो यह लाते, ऐसा लाते, गोरा लाते, काला लाते, पीला लाते, ये लाए तो देखो इन्होंने गद्दारी कर दी, ये मिल गए सरकार से। जो जितना ला पाया उतना लाया, वो अपनी स्ट्रेटजी से चल रहा है, वो आपकी स्ट्रेटजी नहीं चलेगा। जो जितना ला पाएगा, और हम तो ये कह रहे हैं हम 80% ले आए, बचा 20%। 9 नवंबर के आंदोलन के बाद 20% वो भी ले आएंगे। और फिर क्रेडिट लेने वाले लोगों के लिए हम एक चीज छोड़ रहे हैं, नाम वो करवा दें, ओपीएस। ओपीएस के सारे बेनिफिट्स, सारे प्रोविजन हम लोग ले आएंगे और फिर कहेंगे अब आपके हिस्से की लड़ाई बची है, इसका नाम ओपीएस आप करवा लो, हम घर बैठे आराम से सुकून से अपना काम करेंगे। लेकिन 9 नवंबर की रैली ऐतिहासिक होगी, न केवल ऐतिहासिक होगी बल्कि निर्णायक होगी, डिसीजन मेकिंग होगी। 9 नवंबर की रैली के बाद इतिहास में दर्ज करने वाला निर्णय लिया जाएगा कि भारत सरकार ने जो ओपीएस की जो चीजें बची हुई थी उनको भी देने का ऐलान कर दिया। वो 1, 2, 3 महीने, 3 महीने काफी हैं, 3 महीने में हो जाएगा। अब क्रेडिट जिसको लेना हो लेता रहे, हमें कोई क्रेडिट की ऐसी है नहीं। हमारा तरीका है कि हम आंदोलन की रणनीति को, उसकी दिशा को, उसके ट्रैक को ठीक रखेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है।
हमने जिस दिन ये इस बागडोर को उठाया था, इस बागडोर को लिया था, उस दिन हमने खुद से कमिटमेंट किया था कि हम ऐसा करेंगे। हमें किसी के आंदोलन से कोई दिक्कत नहीं है। सभी को शुभकामनाएं, जितने भी हो रहे हैं सबको शुभकामनाएं। मैं फिर सभी लोगों से अपील करूंगा, जिसको बात सही लगे, जिसको देखो पार्टी को गिराना है वो अपना जाए, वो चाहे किसी भी डेट में जाए। हमारा काम ना पार्टी को सपोर्ट करना है ना पार्टी को गिराना है। हम पार्टी से मांगने भी नहीं जा रहे, हम भारत सरकार से आंदोलन करने जा रहे हैं, भारत सरकार से मांगने जा रहे हैं, भारत सरकार से लड़ने जा रहे हैं। ये हमारा अपना तरीका है। 9 नवंबर को इसकी झलक मिलेगी और इस बार 9 नवंबर को दिल्ली में पूरा भारत मिलेगा, पूरा भारत मिलेगा। जम्मू कश्मीर का भी आदमी मिलेगा, तमिलनाडु केरल का भी मिलेगा, गुजरात का भी मिलेगा, अरुणाचल का भी मिलेगा, त्रिपुरा का भी मिलेगा, सिक्किम का भी मिलेगा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड का भी मिलेगा। हर जगह से लोग आ रहे हैं। हमें खुशी है, बहुत खुशी है कि इस बार ऐसा आंदोलन होगा। सरकार कहेगी कि ये कर्मचारियों का आंदोलन है और इनकी मांगे जायज है, इनकी मांगे पूरी की जानी चाहिए। भरोसा है हमें। उसके बाद हम लोग टेबल टॉक पर बैठेंगे और एक ओपीएस का जो है, जो हमें ओपीएस, जो जिसको हम ओपीएस बोलते हैं, हम ओपीएस को ओपीएस नहीं बोलते हैं। ओपीएस का तो कुछ और भी कर सकती है सरकार, हम उसको ओपीएस बोलते हैं। ओपीएस, हमारी ओपीएस का मतलब कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापसी और 20 साल की सर्विस पर ही 50%। और हम भरोसा भी दिलाना चाहेंगे साथियों को कि 9 नवंबर का दिन होगा, वो बड़ा ऐतिहासिक होगा। अगर आप सब में इसमें शामिल होंगे, मैं अपील करता हूं कि आप शामिल हों। आप बहुत सारे आंदोलनों में गए होंगे, एक बार इस आंदोलन में आकर के देखिए तो आपको पता चलेगा कोई क्या कहता है। पहले आप देखो, आप सुनो कि यहां हो क्या रहा है, आप देखो कि क्या हो रहा है, तब आप बोलो। सुनी सुनाई पर बात ध्यान मत दो कि कौवा कान ले गया और कौवे के पीछे भाग खड़े हुए, कान तो आपके पास ही था, नाक और फूट गई। ये वाला काम ना हो, भारत में ये काम ज्यादा होता है। तो मैं आप सभी से अपील करूंगा कि 9 नवंबर को पहुंचे। 9 नवंबर किसी पार्टी, किसी दल, किसी संगठन, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये कर्मचारियों के लिए है। देश भर के 98.5 लाख एनपीएस कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के लिए है और ये लड़ाई सरकार से है, सरकार से होगी। और लड़ाई के बाद हम टेबल टॉक पे बैठेंगे। हर बार ऐसा हुआ है, हम किस्मत वाले हैं कि हमने जब आंदोलन किया है तो चाहे 4 दिन बाद और चाहे 14 दिन बाद, लेकिन हमको कम से कम बुलाया गया। हमें कम से कम ये बताया गया कि सरकार इतना कदम चलने के लिए तैयार है, हमारी ये डिमांड है। तो हम उस पर बढ़े कि चलो ठीक है, इतना भी मिल रहा है, हम फिर लड़ेंगे, फिर हासिल करेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर हासिल करेंगे। हमारा ये तरीका है कि कम से कम हम कुछ लेकर के तो आते हैं, हर बार खाली हाथ नहीं जाते कि हर बार जाए और जो पैसा है वो भी चंदे के रूप में दे करके आए किसी को। हम ये नहीं करते। हम अगर दिल्ली तक बुलाते हैं तो कुछ दे करके भेजते हैं लोगों को यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कर्मचारी हितों के लिए, और वो चाहे पेंशन हो, चाहे पे कमीशन हो और चाहे कोई और मुद्दा हो। हम कर्मचारियों के यूनिफाइड मुद्दों पर हमेशा लड़ते रहेंगे, इसीलिए हमने फेडरेशन बनाया। हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा नहीं है। अभी जरूरत है पेंशन सिंगल पॉइंट एजेंडा। पे कमीशन का गठन हो गया, अब पे कमीशन पे अपना कमीशन काम करेगा, उसमें जो भी देखेंगे उसमें भी रिप्रेजेंटेशन रखने होंगे। जो कमियां हैं, जो सरकारी कर्मचारियों को जो रियायतें चाहिए, जो सहूलियतें चाहिए, उनके लिए लड़ेंगे, उनके लिए बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।